Hello and good afternoon. Today we are on the next trait in the series of leadership traits that I have been taking since last about 4 weeks. So today is the term which you are very familiar with, and the trait is courage. Now, courage is absolutely very common word, and courage is also misunderstood as a quality which is requiring you to be strong, requiring you to be a fighter and a combative person who is not afraid to fight physically with fisticuffs and things like that. But you will be surprised to know that courage is actually of two types. Courage is moral courage also, and courage is physical courage also. So the point is that in the realm of leadership, in the realm of military leadership, of course, both the types of courages are required. Physical courage is also required, and the moral courage is also required, of course. And in the realm of leadership in the civilian domain, generally we talk about the moral courage. Now, physical courage is something which can be cultivated by having confidence in your strength, by having confidence in your physical ability, by having practiced, getting involved in these things. And the moral courage is required to be cultivated also, but it takes a very difficult route because it is more to do with your personality, more to do with your mindset, more to do with your values, and more to do with your commitment to certain things which may be of importance to you. So the point is that how do you cultivate this very essential leadership quality? So the first part which I want to talk about is know your values. वैल्यूज आपकी क्या हैं, क्या चीज आपको मंजूर नहीं है, या कोई ऐसी चीज है जो आपके दिल के करीब है जिसके ऊपर आपका कोई कंप्रोमाइज आप करोगे ही नहीं, चाहे कुछ हो जाए. सो वो चीज वैल्यूज हैं जो आपको जिंदगी में गाइड करती हैं. वो आपके कौन से प्रिंसिपल्स हैं, वो आपकी कौन सी कोर वैल्यू हैं. ये जो वैल्यूज हैं, चाहे सच बोलना वैल्यू हो, चाहे रिश्वत नहीं लेना वैल्यू हो, चाहे अपनी फैमिली के लिए खड़े होना वैल्यू हो, चाहे अपने पत्नी और पति के या पति के साथ में बिल्कुल लॉयल्टी के साथ आपने खड़े होना है, वो वैल्यू है, या आपकी देशभक्ति वैल्यू है, या आपका किसी भी तरह से अपने जूनियर्स के साथ में अन्याय ना होने देना, ये वैल्यू है. कभी आपका कोई वैल्यू है कि अपने धर्म के प्रति कोई अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, उसकी बेइज्जती सहन नहीं की जाएगी किसी भी तरह से, या कभी कोई अपने देवी देवता के बारे में सुनने को तैयार नहीं होता है. सो कई तरह की चीजें हैं जो आपको वैल्यू प्रदान करती हैं. अभी आपकी कोई वैल्यू है कि जो दबा हुआ है, गरीब है, आपसे कमजोर है, उसको सपोर्ट किया जाए बदौलत इसके कि किसी ताकतवर आदमी को या अमीर आदमी को सपोर्ट किया जाए. तो ये जो वैल्यूज हैं ये आपको आइडेंटिफाई होनी पड़ेंगी. एंड कई बार क्या होता है कि हमें वो हमारे बैक ऑफ द माइंड में है, लेकिन हमें वो पक्का उसका नाम के साथ में हमारे स्क्रीन पर वो चीज नहीं होती. तो कई बार हम फिर कंफ्यूज हो जाते हैं. तो इट इज बेटर कि अपना माइंड पहले आप क्लियर करें कि भाई मेरी वैल्यूज क्या है. उनको आप लिखिए पेपर पर कि मुझे ये चीज मंजूर है और ऐसे ऐसे इसके खिलाफ कुछ होगा तो मंजूर नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए.
सो अगर वो चीज आप क्लियर कर लेते हैं, देयर आफ्टर यू विल बी वेरी क्लियर एंड देन यू विल बी फैसिलिटेटेड इन टेकिंग अ टफ डिसीजन. अब लीडरशिप में मॉरल करेज क्या होता है? मॉरल करेज ये है कि भाई आपको कोई मुश्किल पड़ी हुई है, कोई आपको डिसीजन लेना है और आपको कोई भी मतलब मुश्किल है, कोई आपको सोल्यूशन दिख नहीं रहा, कोई आपको कुछ एक काम करना है, तो वो आप उस समय क्या करें क्या ना करें. तो ये जो सिचुएशन आती है उस समय में अगर आपकी वैल्यू क्लियर है, आपको बिल्कुल कोई डाउट नहीं रहेगा और कितना भी मुश्किल कष्ट आपको हो, आप उसको काम को करने में आपको कोई मतलब सोचने का जरूरत ही नहीं पड़ेगी. अभी आप उस दिन मैं एक बार सुन रहा था, नारायण मूर्ति जी जो इन्फोसिस के हेड हैं, जब वो अपनी फर्म को स्टार्ट कर रहे थे तो वो एक बार उन्होंने खुद बताया कि मुझे कंप्यूटर इंपोर्ट करने थे. तो कंप्यूटर्स को इंपोर्ट करने के लिए आज से 40-50 साल पहले जो भी है वो लाइसेंस लेना पड़ता था, इंपोर्ट लाइसेंस. और वो इंपोर्ट लाइसेंस कोई एक बाबू या कोई एक अफसर देता था सरकारी, तो उसके दफ्तर में ये जाते थे और वो जो है इनकी एप्लीकेशन के ऊपर एक्शन नहीं करता था. सो ही सेज कि आई यूज टू गो एवरी डे एंड आई यूज टू सिट आउटसाइड हिज ऑफिस एंड आई डिड नॉट गिव एनी ब्राइब. कहते मुझे पता था कि वो रिश्वत मांग रहा है और अगर मैं उसको कुछ 100 रुपए या कुछ 1000 रुपए, आज से पहले 1000 रुपए बहुत ज्यादा होते थे, कुछ 100 रुपए रिश्वत में अगर दे देता तो मेरे को लाइसेंस मिल जाता. लेकिन इसे आई हैड डिसाइडेड कि मैंने रिश्वत देनी ही नहीं है. और वो काम जो उसका 15 मिनट में हो जाता, वो काम को पता नहीं उनके 6 महीने लगे या 1 साल लगा, लेकिन उन्होंने रिश्वत नहीं दी. तो हार के वो आदमी दुखी हो गया. उनको रोज अपने दफ्तर के बाहर बैठा हुआ देखता था और वो जाता था, आता था, लंच में गया, वापस आया, नारायण मूर्ति सिटिंग देयर एंड देन फाइनली ही गेव दी लाइसेंस. सो दिस इज अ वेरी ब्रिलियंट एग्जांपल ऑफ अ वैल्यू, so which helps you to take a decision. The second thing is that you have to be, क्या बोलते हैं उसको, ready to take a calculated risk. अब रिस्क होता है, एक का भी जुआरी है वो भी रिस्क लेता है, वो जुआ खेलता है, पंटर है, नंबर लगा देगा कि 9 नंबर के ऊपर मेरे 10,000 रुपए लगा, वो आएगा कुछ और, तो उसके पास कोई कैलकुलेशन नहीं है, बिकॉज देयर इज नो गारंटी कि वो आएगा. So the point is, as a leader, you supposed to take calculated risks कि भाई इसमें क्या चांसेस हैं सक्सेसफुल होने के और क्या मतलब मैं कर सकता हूं जिससे कि ये चांसेस और बढ़ जाएं, और क्या मुझे अभी इमरजेंसी है और अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो नुकसान कितना है, और अगर फायदा भी अगर मान लो कम है लेकिन ना करने का नुकसान बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है कि आप सोचो यार कर ही लेते हैं, अगर नहीं करूंगा तो इन एनी केस नुकसान बहुत ज्यादा है, और कर लूंगा और नहीं सक्सेसफुल हुआ तो फिर भी नुकसान ज्यादा है, लेकिन अगर मैंने कर लिया और हो गया तो बल्ले बल्ले. सो ये जो कैलकुलेटेड रिस्क लेने वाला है, ये आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा नए आइडियाज के साथ में, अप्रोचेस के साथ में, लोगों से बातचीत करके, अपनी टीम से डिस्कस करके, और एक जैसे कहते हैं ना आउट ऑफ द बॉक्स सोचना. आउट ऑफ द बॉक्स अगर आप सोचते हो, कई बार ऐसे छोटे छोटे पॉइंट से सोल्यूशन निकल आते हैं कि आपके बहुत बड़े बड़े काम हो जाते हैं और आप सडनली सोचते हो अरे वाह ये भी हो सकता था क्या. सो इसके लिए भी आपको तैयार होना पड़ेगा, अपने आप को हिम्मत जुटानी पड़ेगी कि यस आई विल बी एबल टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मैं ये एक्शन लूंगा, और फेल हो गया तो मेरी जिम्मेदारी. तो वो करेज जो है वो भी एक आपका एक एसेट है कैलकुलेटेड रिस्क लेने का, लेकिन लापरवाही से नहीं, बिना सोच समझ के नहीं. तो यू हैव टू डू अ लीप ऑफ फेथ. अगर आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना है, बीच में खड्डा है, तो आपको क्रॉस करने के लिए छलांग तो लगानी पड़ेगी. तो अगर ऐसा मौका आ जाता है तो या तो आप वहीं पे खड़े रहिए या फिर आप छलांग लगाइए. और अगर जो छलांग आप लीप ऑफ फेथ लेते हैं और कन्विक्शन है, तो मोस्ट लाइकली यू विल बी सक्सेसफुल. तीसरा जो मॉरल करेज
या लीडरशिप में जो करेज की जरूरत होती है वो है कि आपको अपना जो डर है उसको खत्म करना पड़ेगा। अपनी जो झिझक है मन के अंदर में, जो वहम है, या आपको कोई इसके पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस की चिंता है, तब आप उसको कई बार आप झिझक जाते हैं, कई बार आप डर जाते हैं। लेकिन अगर आपको काम करना है, जिम्मेदारी है भाई, यू आर द लीडर, यू हैव टू डू अ टास्क, यू हैव टू डू अ जॉब, यू हैव टू गेट समथिंग डन। तो उसको जो है आप अगर कोई प्लान बना लेते हैं और उस प्लान के साथ में आप जब 1 2 3 4 5 6 आप नोट करते हैं या डिस्कस करते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको लगेगा कि जितना डर आपका जो हवा बना हुआ था वो पॉसिबली उतनी बड़ी प्रॉब्लम है नहीं। और हम लोग वो सोचते हैं कि भाई ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो 90% जो हम सोच सोच के डरते हैं वो होता ही नहीं है। अभी इसमें मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी आपको मैं सुनाता हूं। तो मैं उस दिन सुन रहा था, एक लेक्चर सुन रहा था ओशो का, उसमें ही वॉज गिविंग एन एग्जाम्पल। तो ही सेड के ट्रेन में कुछ लोग बैठे जा रहे थे, तो एक बुजुर्ग बैठा हुआ था और एक लड़का सामने बैठा हुआ था। तो बुजुर्ग ने ऐसे थोड़ा बहुत किया तो उसको, लड़के को घड़ी उनकी दिख गई। तो उसने थोड़ी देर के बाद पूछा, अंकल टाइम क्या हुआ है? तो वो बुजुर्ग जो था उसने पहले उसको ऐसे ऊपर से नीचे 4-5 बार अच्छी तरह से देखा और उसके बाद उसने पूछा, वो लड़का घबरा गया। उसने कहा, अंकल ऐसे क्यों देख रहे हो मेरे को, मैंने टाइम ही तो पूछा है। तो वो बुजुर्ग कहता है, तेरे पास तो घड़ी भी नहीं है। तो लड़का कहता, हाँ घड़ी नहीं है तभी तो पूछ रहा हूं। तो कहता, देख अगर मैं तेरे को अभी टाइम बता दूंगा, फिर तू बोलेगा कि आप कहां जा रहे हो, मैं कहूंगा मैं बॉम्बे जा रहा हूं, तू भी कहेगा अच्छा सर मैं भी बॉम्बे जा रहा हूं। फिर आप पूछेगा, अंकल आप रहते कहां हो, और उसके बाद में मैं तेरे को बता दूंगा, फिर तू कभी हम बातचीत करेंगे। फिर तुम जो है किसी दिन मेरे घर में आएगा कि चल अंकल मैं यहां से गुजर रहा था, मैं आपके घर आ गया चाय पीने के लिए, और मेरी एक जवान लड़की है। अब फिर तुम दोनों आपस में मिलोगे, बातचीत करोगे, फिर तुम चोरी चोरी मेरे से बिना बताए हुए तुम बाहर मिलोगे, और 6-7-8 महीने के बाद तू मेरे दरवाजे पे आ जाएगा कि अंकल मैं आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूं। तो उसने बोला, कान खोल के सुन ले, जिस लड़के के पास घड़ी नहीं है उससे मैं अपनी लड़की की शादी बिल्कुल नहीं करूंगा। तो इस इमेजिनरी स्टोरी का लेसन क्या है? लेसन ये है कि हम इतना एडवांस में सोचते हैं कि जो चीजें होती भी नहीं हैं उनकी भी हम लोग चिंता कर लेते हैं। सो ये जो है अपना फियर को अगर आप रियलिस्टिकली इमेजिन करते हैं, रियलिस्टिकली एनालाइज करते हैं, तो आपको लगेगा कि ये फियर कोई बहुत ज्यादा परेशान करने वाली चीज नहीं है, और फिर आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी। इसके बाद नेक्स्ट ये है कि जैसे मैं कह रहा था, लीप ऑफ फेथ है, सक्सेस हो गया तो गुड इनफ, फेल हो गया तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। सो यू हैव टू ओन अप योर मिस्टेक्स, और अपनी गलती अगर हो जाती है, अगर ओपनली आप उस बात को एक्सेप्ट कर लेते हो, और ये भी एक मॉरल करेज है। कई बार लोग हैं वो अपनी गलती के बहाने ही देते रहते हैं, आगे जस्टिफाई करते रहते हैं कि भाई मैंने गलती नहीं करी, ये तो इसके कारण हो गया। वो कहते हैं ना, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, तो कि भाई मैंने कोई गलती नहीं करी, मैं तो बिल्कुल ठीक जा रहा था, परंतु ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इसने ये कर दिया, इसने ये नहीं किया, इसके कारण ये प्रोजेक्ट फेल हो गया या डिसीजन गलत हो गया। तो ये अगर आप करते हैं तो आप में मॉरल करेज की कमी है। अगर आपको पता है गलती हो गई तो आप उसको मानिए, उससे सीखिए कि अगर मेरे से ये गलती हुई है और ये गलती अगर इस तरह से मैं ना करता तो हो सकता है कि ये अगली बार ना हो। क्योंकि आप लीडरशिप में हैं तो लीडरशिप खत्म तो नहीं हो सकती, काम तो करना पड़ेगा, जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर वो सब कुछ करना पड़ेगा तो अपनी गलतियों से सीखना भी पड़ेगा। और अगर आप लीडरशिप की प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसा नहीं है कि भाई आप सारे काम 100% आपके डिसीजन ठीक होंगे।
आपके डिसीजन गलत भी होंगे, आपके डिसीजन लेट भी हो सकते हैं। बाद में आप पछताओगे, ओहो यार ये अगर 4 दिन पहले कर लिया होता तो कितना अच्छा होता। ये भी एक डिसीजन है जो गलत हो गया। सो कई बार इनडिसीजन इज ऑल्सो अ डिसीजन। अब नरसिम्हा राव जी के बारे में बहुत बोला जाता है कि ही नेवर यूज टू टेक अ डिसीजन एंड इनडिसीजन इज ऑल्सो अ डिसीजन। वो अपने आप कई चीजें बाद में ठीक हो जाती है। और अभी जैसे मैं आपको बताऊं, मैं जब मेजर था तो हम लोग वैली में गए J&K में, और हम लोग मैं अपनी कंपनी को लेके गया और दूसरी कंपनी थी एक जाट रेजिमेंट की, उनकी कंपनी को हमने वहां से रिप्लेस करना था। और उस समय वो श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में किसी लोकेलिटी में था, सड़कें कच्ची थी, बारिश हो रही बड़ी जबरदस्त, और खूब बारिश हो रही थी, गाड़ियां इधर से उधर फंसी हुई हैं, 3 टनें घूम रही हैं, गलियां पतली हैं, सामान उतर रहा है, टेंट उतर रहे हैं, स्टोर, खाने का टाइम हो गया, खाना बनने के लिए साली बारिश पड़ी है, कहीं वो टेंट लगा के खाना बना के उस समय लोगों को खिलाया। तो अब जो जाने वाले थे वो अपनी लोडिंग करने में लगे हुए थे, तो कहीं गाड़ी फंसी हुई है, कहीं स्टार्ट नहीं हो रही, कहीं कुछ, नीचे लड़ाई झगड़ा लड़ी, ऊपर से हम ऊपर बैठे हुए थे 2nd फ्लोर में, मैं कंपनी कमांडर के साथ बैठा हुआ हैंडी टेकिंग ओवर कर रहा था, नीचे हल्ला हो रहा है, कंफ्यूजन। और उनको जाना था बिकॉज उस समय वो रोड ओपनिंग का टाइम होता है कि इतने बजे से पहले कॉन्वॉय निकल जानी चाहिए, तो उनको निकलना था, वो उसका भी टाइम हो रहा था। और शोर शराबा मचा हुआ, कंफ्यूजन गैलोर, नीचे जाट रेजिमेंट और हमारी बिहार रेजिमेंट वाले लोग लगे हुए। तो जो ऑफिसर थे उनको मैंने बोला, मेरे से सीनियर थे, तो मैंने कहा सर नीचे जाके देख तो लो क्या हो रहा है। वो कहता कोई नहीं, चुप करके बैठा रहे, अपने आप ठीक हो जाएगा। और लो एंड बिहोल्ड आधे पौने घंटे में वो सारा कुछ सामान ठीक ठाक हो गया, सारी गाड़ियां लोड हो गई, लाइन अप हो गई, सीटी मारी, और लोग जो है कॉन्वॉय लेकर के चले गए। सो ये जो है दिस इज ऑल्सो अ डिसीजन एंड इट कम्स विद प्रैक्टिस। दैट ऑफिसर न्यू कि ये लोग अभी झगड़ा करेंगे, हल्ला उल्ला करेंगे, इनको पता है इतने बजे से निकलना है, अपने आप से सब सेट हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप अपनी टीम को भी मोटिवेट करना चाहते हैं, अपनी टीम जो है वो भी मॉरली स्ट्रांग हो, तो जैसे मैंने पहले एक बार बताया था कि ओवर सुपरविजन अगर आप करते हैं, माइक्रो मैनेजमेंट अगर आप करते हैं, तो वो हर समय वो लोग जो है ना वो डरते रहेंगे कि पता नहीं क्या गलती हो गई, अब क्या हो गया, अब बॉस ने ऐसे देख लिया, अब बॉस ने मेरे को देखा नहीं, अब बिना देखे चला गया, गुस्से से बोल रहा है, अंदर किसी और के ऊपर चिल्ला रहा है। तो वो फिर जो है आपकी टीम विल नॉट बी एनकरेज टू इवन सजेस्ट टू यू कि सर ये कर सकते हैं, बोलेगा ही नहीं आगे, पता है गाली पड़ेगी। सो अपनी टीम को भी आपने मजबूत करना है, उनको भी आपने एक सेफ स्पेस देनी है कि भाई मेरे पास आकर के अगर आप कुछ बता रहे हो तो वो जो है वो भी आपको मंजूर है। तो ये चीज जो है आपने, नया आइडिया तभी ही आता है, नया आइडिया जब आप आदमी को डरा के रखोगे, वो नया आइडिया आपको देगा ही नहीं, वो दे ही नहीं सकता, बिकॉज उसको खुद चिंता पड़ी हुई है कि ये इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड unless he has a moral courage of his own, he is convinced, he is committed। तो अगर ऐसा कोई सबॉर्डिनेट आपके पास है तो काइंडली एनकरेज हिम, उसको सपोर्ट करो, उसको फलने फूलने का मौका दो, उसको सीखने का मौका दो, उसको सिखाओ, उसको अपनी जगह पे बिठाने के लिए तैयार करो। ये एक अच्छे लीडर की पहचान होती है। और अगर हम ये कहते हैं कि आप करेज के साथ में आप काम करते हो, तो जस्ट बिकॉज आपको अच्छा लगता है कि भाई हाँ मैं ना डिसीजन ले लेता हूं, मैंने तो बस ऐसे करके बताया, होगा ऐसे ही होगा, तो यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ, आपकी ईगो को बड़ा अच्छा लगता है कि भाई मैं ऐसा हूं। लेकिन ये सिर्फ उतनी ही बात नहीं है, ये एक आपकी टीम को ताकत देता है, आपको ताकत देता है कि कभी आप मुसीबत में फंसे हों तो आप वहां से रिकवर कर सकते हैं। आपकी टीम को ये एनकरेजमेंट देता है कि भाई नए आइडिया के साथ कुछ ट्राई कर सकते हैं। कोई आपको जब ब्रेक थ्रू मिलती है, जब आपको कभी कोई
एक जादू भरा कोई रिजल्ट मिलता है तो वो इनोवेशन से, नए आइडिया से, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स से, एक करेजियस डिसीजन से मिलता है। और ये करेज आपको प्रैक्टिस करके ही, अपनी वैल्यूज के साथ, कमिटमेंट के साथ, सोच समझकर ही डेवलप होता है। अगर आप सोचोगे भाई आज मैं बहुत बड़ा चूहा हूं, अभी मैं स्विच ऑन करूंगा, मैं शेर बन जाऊंगा, या मेरे बंदे को मैंने दबा के रखा हुआ है, इनको मैंने डराया धमकाया हुआ है, और अब जो है मैं इनको मान लो यहां से बेंगलोर भेज रहा हूं कोई प्रोजेक्ट को चलाने के लिए, 6 आदमियों की टीम जा रही है, वहां पे 50 लाख रुपए का प्रोजेक्ट खड़ा करना है और ये मेरे बंदे जाकर के बिल्कुल काम को संभाल लेंगे, तो आपको गलतफहमी है। बिकॉज जिन लोगों को आपने डिसीजन लेने के लिए मौका नहीं दिया, वो इंडिपेंडेंटली कहां जाकर के खड़े हो जाएंगे, वो फिर आपसे पूछते रहेंगे, उनकी हिम्मत नहीं होगी कि कोई ऐसा डिसीजन ले ले। सो अगर आप करेजियस हो, मॉरल करेज है, मॉरल करेज को आप एनकरेज करते हो, तो आप जो है अपनी टीम को मजबूत कर रहे हो। कई बार क्या होता है कि जो लीडर में ईगो होती है, वो अगर ये कहता है कि भाई मैं ही मैं हूं, दूसरे किसी की मजाल नहीं कि मेरे आगे कुछ बोल जाए, तो फिर वो लीडर अपनी टीम का गला घोट देता है। टीम जो है फिर वो डेली वेजेस की तरह, मजदूरों की तरह काम करती है, और वो कोई इनोवेशन या कोई नया डिसीजन या कोई हिम्मत भरा सजेशन दे नहीं सकते। तो अभी आपको मैं 2 एग्जाम्पल देना चाहता हूं, और एक फिजिकल करेज का, एक मॉरल करेज का, एज अ लीडर। अभी जो फिजिकल करेज का एग्जाम्पल है वो मेरा अपना एग्जाम्पल है, और वो एग्जाम्पल ऐसा नहीं है कि भाई मैं को बहुत बड़ा तोप था, या मैं कोई बहुत ही क्षत्रिय बहादुर वीर अर्जुन की तरह मैंने को काम किया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन क्या है कि आपको जब लीडरशिप में रोल में होते हैं तो आपको अपने लोगों को दिखाना पड़ता है। अब क्या हुआ, हम लोग उसी जगह की बात कर रहा हूं, जब हम वैली में गए तो वी वर इन इन्फेंट्री बटालियन इन अ काउंटर इंसर्जेंसी रोल। अब काउंटर इंसर्जेंसी रोल में क्या होता है कि आपका ग्रिड बना होता है, काउंटर इंसर्जेंसी ग्रिड, मैप के ऊपर में एरिया डिमार्केटेड है कि ये इतना एरिया, इस रोड से लेकर इस गांव तक, नीचे तक, यहां तक, ये इतना एरिया इस कंपनी का एरिया है। सो जब आप बाहर से आते हो और वहां जाते हो तो आपको फिर एरिया फेमिलराइजेशन करनी पड़ती है। तो एरिया फेमिलराइजेशन के लिए आपको मूवमेंट करनी पड़ती है, फिर एरिया डोमिनेशन करना पड़ता है। फिर रात को कोई मिलिटेंट घूम रहा है तो वो, अगर आप आर्मी वाले घूम रहे हैं तो फिर वो थोड़ा डरेंगे, यरकेंगे कि भाई नहीं अभी नहीं घूम सकते। सो थोड़ा एरिया आपको डोमिनेट भी करना पड़ता है। तो उसमें डे पेट्रोलिंग है, नाइट पेट्रोलिंग है, कॉर्डन एंड सर्च है, एम्बुश है, कई तरह के काम आपको करने पड़ते हैं डिपेंडिंग ऑन दी इंफॉर्मेशन। तो जब शुरू में पहले, दूसरा, तीसरा, तो पहला दिन जब हम अकेले थे, मतलब हैंडी टेकिंग हो गई 3-4 दिन की, उसके बाद वो लोग चले गए और हम लोग वहां पे हमारा ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। सो आई हैड टू गो फॉर नाइट पेट्रोलिंग, नाइट डोमिनेशन, एरिया पेट्रोल्स, एंड वो हमारा सारा गांव में, सड़कों में, खेतों में, इधर उधर जो भी मेरा एरिया था उसमें हमें बार बार इधर उधर जा करके अपना प्लान बना करके हमने जाना होता था। अब हमारा जो एरिया था उसमें इट वाज क्वाइट नोटोरियस कि काफ़ी सारे मिलिटेंट उस एरिया में रहते थे, लोकल थे, लोकलों से फिर वो जो बाहर से आते थे उनको शेल्टर मिलता था। फिर उधर से एक कॉरिडोर बनता था जो श्रीनगर वैली की तरफ जाता था, मतलब हम लोग साउथ ऑफ बनिहाल थे। सो अभी मेरी जो कंपनी थी वो आदिवासी कंपनी थी, बड़े शरीफ लोग होते हैं, ज़्यादा बोलते नहीं हैं। और तो रात का समय हुआ, 8-9 बजे हमने अपना खाना वाना खा के सब कुछ सेट सूट करके, उसके बाद मैंने 25-30 आदमी पेट्रोलिंग पार्टी निकाली। उसमें से 2-3 जेसीओ थे, हवलदार वगैरह थे, मेरा CHM कंपनी हवलदार मेजर था, तो उनको सबको फॉलो इन करके मैंने रिपोर्ट ली। उसके बाद मैंने उनको ब्रीफिंग करी कि हम इस रूट से जाएंगे और ऐसे ऐसे करके वापस आएंगे। तो तकरीबन 1.5-2-2.5 घंटे का पेट्रोलिंग रूट था। अब वो खत्म हो गई ब्रीफिंग, अब चलने का समय आया। सो मैंने देखा भी कोई आदमी हिला नहीं। तो विद इन 5 सेकेंड्स आई रियलाइज कि इनको अभी ये ऑर्डर ऑफ मार्च वगैरह में थोड़ा कंफ्यूजन है
और एज अ रूटीन नॉर्मल जो है उसमें जब पेट्रोलिंग चलती है तो आगे स्काउट नंबर 1, स्काउट नंबर 2, फिर उसके बाद में फिर सेक्शन कमांडर, फिर और इधर उधर कर करा के फिर मोटर शॉटर लगा के अपना ऑर्डर ऑफ मार्च बनता है। सो उसमें जो लीडर है वो आगे नहीं होता है, वो उसके 3, 4, 5, 6 लोगों के पीछे होता है। तो एज अ कंपनी पॉसिबली देयर विल बी 10 पीपल अहेड ऑफ यू। सो इफ देयर इज सम थ्रेट कमिंग फ्रॉम देयर, यू डोंट बिकम द फर्स्ट कैजुअलिटी। अब वो कुदरती क्या था कि इट वाज टाइम ऑफ डार्क नाइट्स, बिल्कुल अंधेरा, कोई चांद नहीं, कोई कुछ नहीं, गांव में बिजली नहीं, कोई स्ट्रीट लाइट्स का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो हम लोग जी हैं अपना, और मैंने देखा भाई ये लोग अभी वेट कर रहे हैं, तो मैंने अपना जो है एक एक को कॉक किया और मैंने कहा चलो फॉलो मी, मेरे पीछे आ जाओ, और मैं चल पड़ा आगे। अब मुझे ये तो था नहीं कि भाई ये मैं किसी को कैसे बोलूं तू मेरे आगे चल भाई, मुझे डर लग रहा है, या अगर गोली चलेगी तो तू मरेगा पहले, मैं बच जाऊंगा। सो ये पहली रात को हुआ, हम लोग घूम घाम के ट्रेनिंग करके मतलब पेट्रोलिंग करके वापस आए। सेकेंड नाइट फिर किसी और दूसरे रास्ते की तरफ जाना था, फिर मैंने ब्रीफिंग करी, फिर मैंने अपना एक एक को कॉक किया और चल पड़े। तीसरे दिन फिर यही हुआ। अब मैं कोई ऐसा तो था नहीं कि स्टेनलेस स्टील की बॉडी है कि मुझे गोली लगेगी नहीं। हाँ, हालांकि हमने बुलेट प्रूफ पहना हुआ था, पटका पहना हुआ था, हथियार साथ में है, कॉक करके ऑटोमेटिक चैम्बर इन दी राउंड करके हम चलते थे कि भाई कभी भी मौका पड़ा तो तुरंत से वी कैन रिप्लाई। बट द पॉइंट इज के अननोन एरिया, अनफेमिलियर टेरिटरी, लोगों के बारे में पता नहीं, जो भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली थी, बाकी वी वर एब्सोल्युटली न्यू। और डार्क नाइट्स, कोई दिखाई नहीं देता दूर से, कहीं 5 मीटर पे अपना, मतलब आई रियलाइज वन डे के ऐसा मैंने अपना हाथ आगे किया, मुझे अपना हाथ दिखाई नहीं दिया। तो 3 दिन जो है मैं नंबर 1 स्काउट बन के मैंने उनको खूब पूरे एरिया की पेट्रोलिंग कराई। अब चौथे दिन फिर ब्रीफिंग हुई तो सडनली मेरे हवलदार मेजर को कुछ याद आया, ने कहा यार पेट्रोलिंग करते हैं साला, स्काउट नंबर 1 स्काउट नंबर 2 होता है, ये कंपनी कमांडर साहब साले आगे लग के अपना 3 रातों से घूम ही जा रहा। फिर उसने कहा है मुंडा, कंपनी स्काउट नंबर 1, तिरकी स्काउट नंबर 2, फिर वो खुद खड़ा हुआ, फिर एक सेक्शन उसके पीछे, फिर मैं आया। सो द पॉइंट इज के ये काम अगर मैं ना करता, ये 3 रात जो मैंने अपने लिए रिस्क लिया, तो मेरा तो करेज था ना, फिजिकल करेज था, मैं कोई ऐसा तो नहीं कि डर नहीं रहा था। सूसू पोटी तो मेरी भी हो रही थी कि भाई पता नहीं कब साली गोली चल जाए, कहां से आ जाए, क्या करेंगे, क्या होगा, लेकिन आई हैव टू लीड दोज पीपल। सो अ लीडर हैज टू शो फिजिकल करेज टू इंस्पायर हिज टीम टू बी फिजिकली करेजियस। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल जो मैं आपको देना चाहता हूं वो है मॉरल करेज का, और वो मैं आपको देना चाहता हूं कि भाई अगर आपकी वैल्यूज क्लियर हैं तो वो वैल्यूज से आप जो है अपना डिसीजन लेने में आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई समय नहीं लगता, कोई चिंता नहीं होती। और ये डिसीजन मैं दे रहा हूं मेरे अपने स्वर्गीय पिताजी का। ही वॉज इन पुलिस, ही वॉज एट दैट टाइम पोस्टेड इन रोहतक, एंड रोहतक में वो पोस्टेड थे। ही वॉज द SHO, एंड उन्होंने, एक तो आपको पता होना चाहिए, श्री जीवराज मेहता, रिटायर्ड इंस्पेक्टर पुलिस, ही नेवर टुक पैसा ऑफ रिश्वत इन हिज लाइफ, ही नेवर डिड एनीथिंग रॉन्ग, ही नेवर केम अंडर प्रेशर, बी इट एनीबडी, एंड ही हैज suffered very, very grievously. He has suffered physical injuries, he had fractures on his body, he has served in high altitude, he has suffered I don't know how many postings because he was not willing to compromise. So when he was SHO Rohtak, so उस समय Bansilal ji used to be the chief minister. So one day he got an order from Bansilal's office कि आप चौधरी देवीलाल को गिरफ्तार कर लो. आई हैव हर्ड फ्रॉम हिज ओन माउथ, ही सेज मेरे को हुक्म आया कि जी बंसीलाल जी का ऑर्डर है कि आप चौधरी देवीलाल को गिरफ्तार कर लो. तो अब वो तो रोहतक के रहने वाले थे, देवीलाल फैमिली,
सो इन्होंने बोला जी आप मुझे ये बताओ मैं किस जुर्म में गिरफ्तार करूं। तो उनको बोला गया, बंसीलाल जी का डायरेक्ट मैसेज था या फोन कॉल आई या क्या था, उन्होंने बोला तू थानेदार है, तू अपने आप कर ले, तूने बस गिरफ्तार करना है, तू धारा धूरा अपने आप लगा ले, जो तूने लगाना है, तू थानेदार है भाई, तू गिरफ्तार कर ले उसको बस। अब वो सिचुएशन आप देखो, मेरी बड़ी बहन की शादी तय हो चुकी थी, कार्ड बट चुके थे और कुछ ही दिनों में शगन आने वाला था या जाने वाला था, और रोहतक में इनको रहना बड़ा जरूरी था और इनको पता था कि मैं मना करूंगा तो क्या होगा। इन्होंने बोला जी मुझे आप बता दो इनका कसूर क्या है, एफआईआर कोई लिखेगा तो तब जाकर के मैं एक्शन करूंगा, अदरवाइज आपके हुक्म के ऊपर मैं गलत काम नहीं करूंगा, मैं देवीलाल को गिरफ्तार नहीं कर सकता। अब क्या हुआ, चीफ मिनिस्टर को आप इस तरह से मना कर दो तो इनको उठा करके तुरंत 24 घंटे के अंदर उठा करके फरीदाबाद पोस्टिंग निकाल दी गई। इन्होंने कहा कोई बात नहीं, पोस्टिंग निकल गई, नो प्रॉब्लम, ही सेड इट नथिंग गोइंग। उन्होंने अपना ट्रक में सामान लोड किया, फरीदाबाद आगे किराए पे घर लिया और कार्ड को जो है चेंज करके दोबारा से शादी के कार्ड छपे और दोबारा से लोगों को बताया गया, एड्रेस चेंज हो गया और फिर जिस भी हालत में, इनफैक्ट माय मदर वाज सो वरिड कि कैसे होगा। अभी यहां पर तो हमने टेंट वाले, हलवाई, ये वो सारे के सारे बंदोबस्त हमने कर लिए थे। अब वहां नई जगह जाएंगे, फरीदाबाद में कभी इनकी पोस्टिंग थी नहीं, तो फिर वहां जाएंगे तो फिर वहां से दोबारा हलवाई और खाने पीने वाले और टेंट और शामियाना और ये वो लटरम पटरम, और लोगों को कैसे लेके जाना है, कहाँ पर बस स्टैंड है, किधर से आएंगे, कहाँ पर रास्ते नहीं पता लोगों को, घर का कौन सा मोहल्ला है, कैसे है, रिश्तेदारों को कहाँ रखेंगे, किराए पे मकान लेना है, कोई किसी गेस्ट हाउस में, किसी होटल में, अपने घर में, कैसे, मतलब उधर तो सारा बंदोबस्त कर रखा था, 1-2 साल से वहां पे थे। एंड ही वॉज सपोज टू रिटायर फ्रॉम देयर, इट वॉज हिज लास्ट पोस्टिंग। तो अब आप ये देखो कि अगर ऐसे समय में कोई एक आदमी ऐसा मॉरल करेज दिखाता है तो वो क्यों दिखा पाता है, किस कारण से माय फादर वाज एबल टू टेक द डिसीजन? इट इज बिकॉज हिज वैल्यूज वर वेरी क्लियर कि मैंने गलत काम नहीं करना, रिश्वत नहीं लेनी, किसी बेकसूर आदमी को मैंने तंग नहीं करना। जो ये वैल्यूज आपकी क्लियर हैं, फिर आपको चाहे जितने मर्जी परेशानी हो। एंड आई एम श्योर यू पीपल विल रियलाइज कि आज से 50 साल पहले, 50 क्या, हाँ 1976 की बात है शायद, 50 साल पहले एक किसी बेटी की शादी करने में कितनी परेशानियां होती होंगी। उस समय कोई आपके बैंक्वेट हॉल नहीं थे, कोई केटरर नहीं थे, कोई आपके इस तरह से लोगों को होटल में यहाँ रखना, ये वो ऐसा कुछ नहीं था। हमारे पास उस समय कोई कार नहीं थी, कोई गाड़ी, और इस तरह के जो लोग हैं, और हमारी रिश्तेदारी सारी किसी और शहर में, अंबाला में थी, वहां पर आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है, ना रोहतक में सपोर्ट है। तो रोहतक में किस तरह से सारा बंदोबस्त कर लिया, बिकॉज आप वहां पर हो, लोगों को जानते हो, अपने ऑफिस के लोग हैं। अब आप शादी, बेटी की शादी से 1 हफ्ता पहले आप एक नए शहर में चले जाते हो, तो वो कितना मतलब डिफिकल्ट टाइम है। लेकिन वो मॉरल करेज था बिकॉज वैल्यूज थी। सो दिस इज एन एग्जाम्पल विच आई वॉन्ट यू टू फोकस ऑन, थिंक अबाउट इट एंड यू विल रियलाइज योर ओन पोटेंशियल कि आप कैसे एक करेजियस लीडर बन सकते हो। और आप अगर करेजियस लीडर बनते हो तो आपकी टीम के ऊपर क्या असर पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग देयर एंड think about these things separately when you are alone with a piece of paper or a diary. Note down your thoughts on this and try and implement whatever you feel is required to be implemented. Have a good day, take care and Jai Hind.